कहानी की शुरुआत साल 1942 में होती है, जब पूरा यूरोप जर्मन हुकूमत के पैरों तले था। हिटलर की सेना सोवियत यूनियन की सीमाएं चीरते हुए एशिया के तेल के कुओं की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन उनके रास्ते में एक आखिरी अड़चन एक शहर था, जहां दुनिया की तकदीर का फैसला होना है। इस शहर का नाम स्टेलिनग्राड है, जो कि वोल्गा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगर जर्मन आर्मी किसी तरह इस शहर पर कब्जा कर लेती है तो चंद दिनों में पूरा रूस उनके कब्जे में होगा। इसीलिए यहाँ तैनात रेड आर्मी लगातार उन्हें रोकने के प्रयास कर रही है। फिर रेड आर्मी सैनिकों को दिखाया जाता है, जिन्हें ट्रेन के जरिए स्टेलिनग्राड लाया जा रहा था। इनके बीच कुछ आम नागरिक भी थे, जिनमें तानिया नाम की लड़की बैठी किताब पढ़ रही थी और वेसिली नाम का एक सिपाही उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। फिर स्टेशन पहुंचते ही आम नागरिकों को ट्रेन से उतारकर सैनिकों को बिठाया जाता है और ट्रेन स्टेलिनग्राड की तरफ रवाना होती है। फिर कई घंटे का सफर तय करके रेड आर्मी के सैनिकों को युद्ध के मैदान में पहुंचाया जाता है और हर तरफ तबाही का मंजर देखकर वे सहम जाते हैं। इस भयंकर युद्ध में मारे गए कुछ सैनिकों की लाशें नदी में तैर रही थीं। फिर इन्हें बोट्स में बिठाकर नदी के दूसरी तरफ ले जाया जाने लगता है, पर बीच में ही जर्मन प्लेन्स बोट्स पर गोलियां और बम बरसाने लगते हैं। इन हमलों में कई बोट्स पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं और बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। वहीं कुछ सैनिक जो बोट से कूदकर भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें खुद रशियन ऑफिसर्स गोली मार देते हैं। फिर किसी तरह जब बचे हुए सैनिक नदी पार करके दूसरी तरफ आते हैं तो पता चलता है कि दोनों में से किसी एक को ही राइफल मिलेगी। जिसे नहीं मिली वो उसके पीछे जाएगा। जब वो सैनिक मारा जाएगा जिसके पास राइफल है, तब उसके पीछे वाला सैनिक उस सैनिक की राइफल उठाएगा और गोली चलाएगा। इस लड़ाई में वेसिली को भी गन नहीं मिल पाती और उसे गोलियां देकर दूसरे सिपाही के पीछे भेज दिया जाता है। जबकि उधर जर्मन फौज अपने बड़े बड़े टैंक्स और हथियारों के साथ मोर्चे पर डटी हुई थी। वे जैसे ही रूसी सैनिकों को अपनी तरफ आता देखते हैं तो फायरिंग शुरू हो जाती है और देखते ही देखते सैकड़ों सैनिक मारे जाते हैं। वेस्ली जब अपने मरे हुए साथी की गन लेने की कोशिश करता है तो अचानक दूसरा फौजी उसकी गन लेकर भाग जाता है। जब रेड आर्मी के सैनिकों को लगता है कि जीत नहीं पाएंगे तो वापस भागते हैं, पर उन्हीं के ऑफिसर्स मशीन गन से सबको मार देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि कायरों पर कोई दया नहीं की जाएगी। जंग का ये मैदान लाशों से पटा हुआ था कि तभी जर्मन टैंक से अनाउंस होता है कि जो भी रूसी सैनिक सरेंडर करेगा उसे हमारी सेना में शामिल किया जाएगा। फिर कुछ समय बाद एक तेज रफ्तार कार शहर के बीच से गुजरती है, पर जर्मन टैंक उस पर हमला कर देते हैं। तभी कार के भीतर से एक रूसी ऑफिसर बाहर निकलता है, जो जाकर लाशों के बीच छिप जाता है। जब जर्मन सैनिक तलाश करने आते हैं तो ये ऑफिसर मरने का नाटक करता है और लाशों के ढेर में वे उसे नहीं पहचान पाते और वहां से चले जाते हैं। इस ऑफिसर का नाम डेनिलोव है, जो रूसी फौज में सेकंड क्लास पॉलिटिकल ऑफिसर है। फिर वह पेट केवल रेंगते हुए आगे बढ़ता है और तभी उसकी नज़र सामने मौजूद जर्मन सैनिक पर जाती है, जो इस जगह नहाने आया था। वह एक मरे हुए सैनिक की गन लेकर उस पर निशाना लगाता है, पर जैसे ही वह ट्रिगर दबाता है तो गन खाली होती है। तभी धीरे से आवाज आती है कि मेरे पास गोलियां हैं, अगर तुम कहो तो मैं इन्हें गन में भर दूंगा। ये वेसिली था जो किसी तरह अब तक जिंदा बचा हुआ था। वह बंदूक में गोलियां भरकर डेनिलोव को दे देता है और कहता है कि जब तक कोई धमाका ना हो तब तक गोली मत चलाना। लेकिन चश्मा टूटने की वजह से वह निशाना नहीं लगा पाता, इसीलिए वह वेसिली को गन थमाकर निशाना लगाने के लिए कहता है। पर तभी यहाँ एक कार आकर रुकती है, जिसमें 3 और जर्मन ऑफिसर बैठे हुए थे। ये ऑफिसर्स अपने उसी कमांडर से मिलने आए थे जो नहा रहा था। पर जैसे ही धमाके की आवाज होती है, वेसिली एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। अब इससे पहले कि कोई समझ पाता कि गोली किधर से चल रही है, सब के सब जर्मन्स मारे जाते हैं। वेसिली का ऐसा अचूक निशाना देखकर ऑफिसर डेनिलोव बेहद इम्प्रेस हो जाता है। फिर वहां से निकलने के बाद ये दोनों एक बंकर में मिलते हैं, जहां डेनिलोव ने एक छोटा सा प्रेस रूम सेटअप किया हुआ था। वह अपने न्यूज़पेपर में वेसिली की खबर छापता है, जिसमें उसके द्वारा मारे गए 5 जर्मन ऑफिसर्स की जानकारी थी। साथ ही वह उसके काम से प्रभावित होकर उसकी सराहना भी करता है। लेकिन चिंता की बात ये थी कि जर्मन फौज का दबदबा हर दिन बढ़ता ही जा रहा था और अगर हालात नहीं बदले तो जल्द ही स्टेलिनग्राड पर उनका कब्जा हो जाएगा। इसीलिए कॉमरेड क्रुश्चेव 22 सितंबर 1942 को स्टेलिनग्राड पहुंचता है, जो रूसी सेना का सबसे काबिल ऑफिसर है। जैसे ही उनकी बोट किनारे पर आती है तो शहर के ज्यादातर लोग यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से किसी को भी बोट पर नहीं चढ़ने दिया जाता।
फिर कॉमरेड क्रूसेव यहाँ के कमांडर से मिलता है, जो बताता है कि हमने सभी जवानों को जंग में भेजा, लेकिन जर्मन्स के आगे हम टिक नहीं पाए। उनके पास बड़े बड़े हथियार, विमान और टैंक्स हैं, पर हमारे पास क्या है? क्रूसेव कहता है कि हमारे पास उनके खिलाफ जंग करने का जुनून है। मुझे ऊपर जवाब देना होता है, इसीलिए तुम खुद ही अपनी सजा तय कर लो। जिसके बाद ये ऑफिसर खुद को गोली मार लेता है। फिर वह बाहर खड़े ऑफिसर्स से मिलता है और कहता है कि इस शहर के नाम में हमारे लीडर का नाम है, इसीलिए यह शहर नहीं बल्कि एक प्रतीक है। अगर जर्मन्स ने इस शहर पर कब्जा कर लिया तो पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जवान पूरी हिम्मत के साथ इसका सामना करें। तभी डैनिलोव कहता है, हमें जवानों में जीत की उम्मीद जगानी होगी। उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि वे गुरूर और आशा के साथ जंग लड़ सकते हैं। इसीलिए हमें आर्मी का अखबार छापना चाहिए जिसमें बहादुरी और साहस के किस्से हों, और हमें एक हीरो की जरूरत है जो सबके लिए मिसाल कायम करे। मैं ऐसे ही एक हीरो को जानता हूँ। फिर अगले दिन वेसिली प्रेस पहुंचकर देखता है कि अखबार के पहले पेज पर उसकी तस्वीर छपी है। डैनिलोव बताता है कि ये आर्टिकल पढ़कर क्रूसेव को बहुत अच्छा लगा। उसने तुम्हें स्नाइपर डिवीजन का जनरल बना दिया है और मुझे भी प्रमोशन मिल गया है। ये बात जब वेसिली सुनता है तो उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, पर अच्छा लगता है। अब हर रोज अखबार में उसकी तस्वीरें छपती जिसमें बताया जाता कि आज उसने कितने जर्मन्स को मारा है। जब ये खबर बाकी सैनिकों को पता चलती तो खुशी से उनका सीना चौड़ा हो जाता और उनके अंदर लड़ने की एक नई उम्मीद जागती। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है और अब वेसिली उन सब का हीरो बन चुका था। एक दिन जब वह अपने मिशन पर होता है तो उसके सामने जर्मन्स के कुछ टैंक्स होते हैं और उसका निशाना एक जर्मन सिपाही था, पर वह उसे नहीं मारता क्योंकि वह एक मामूली सैनिक है। तभी एक बच्चा उन्हें देख लेता है जो वेसिली को अपना हीरो मानता था। वह बताता है कि मेरा नाम सासा है और मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। जिसके बाद वह इन्हें अपने घर बुला ले जाता है। जब सासा वेसिली का परिचय अपनी माँ फिलोपोप से करवाता है तो वह भी खुश हो जाती है और बताती है कि वह हर रोज रेडियो पर उसकी बहादुरी की खबरें सुनती है। तभी वेसिली से मिलने यहाँ डैनिलोव भी आ जाता है, जो अपने साथ बहुत सारे खत लाया था। ये खत दुनिया के अलग अलग कोनों से वेसिली के लिए आए थे, जो उसका आभार व्यक्त कर रहे थे। इन खतों का जवाब देने में डैनिलोव वेसिली की मदद करवाता है, क्योंकि वेसिली ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और फौज में भर्ती होने से पहले वह एक गडरिया हुआ करता था। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तखत होती है और सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। फिलोपोव बताती है कि वह उसकी पड़ोसन तानिया है, जो अब यहीं रहती है। जब वेसिली उसे देखता है तो उसे पहचानते देर नहीं लगती कि ये वही लड़की है जिसे उसने ट्रेन में देखा था और वह अब रेड आर्मी में भर्ती हो गई है। हालांकि वेसिली उसे ये बात नहीं बताता, पर जब तानिया को पता चलता है कि ये मशहूर स्नाइपर वेसिली है तो वह भी इम्प्रेस हो जाती है। फिलोपोव बताती हैं कि तानिया को पढ़ने का बहुत शौक है। यहाँ रखी सारी किताबें इसी की हैं और इसने मॉस्को यूनिवर्सिटी से जर्मन भाषा की पढ़ाई की है। वहीं दूसरी तरफ जर्मन सेना के अंदर वेसिली का खौफ भर चुका था। उनके ज्यादातर बड़े बड़े ऑफिसर्स मारे जा रहे थे, जिसके कारण उनका मनोबल टूटता जा रहा था। इसीलिए वेसिली को मारने के लिए जर्मनी के एक बहुत मशहूर स्नाइपर को भेजा जाता है, जिसका नाम मेजर कॉनिंग था। वह हेडक्वार्टर पहुंचकर जनरल से मिलता है, जो बताता है कि मुझे कल ही अपने 25 सार्जेंट को ऑफिसर बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे अफसर्स को शार्प शूटर्स ने मार दिया। ये शार्प शूटर्स हमारे लोगों का हौसला कमजोर कर रहे हैं। जनरल पूछता है कि आखिर तुम उस रूसी स्नाइपर को किस तरह ढूंढोगे। कॉनिंग जवाब देता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वह खुद ही मुझे ढूंढने निकल जाएगा। वहीं जब अगली सुबह वेसिली सो रहा था, तभी उसकी साथी महिला स्नाइपर उसे जगाती है और बताती है कि किसी जर्मन स्नाइपर ने हमारे 5 बड़े ऑफिसर्स को मार डाला है। जिसके बाद वेसिली वारदात वाली जगह पहुंचकर पोजीशन लेता है और सामने वाली बिल्डिंग में छिपे स्नाइपर पर गोली चलाता है। फिर कंफर्म करने के लिए ल्यूडमिला और वेसिली बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जबकि इनका साथी वेंटोन यहीं रुककर नजर रखता है। पर तभी बिल्डिंग के अंदर से गोली चलती है जो इस स्नाइपर को खत्म कर देती है। वहीं ल्यूडमिला और वेसिली जब बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उन्हें फंसाया गया है। दरअसल वेसिली ने जिस स्नाइपर पर गोली चलाई थी वह एक डमी था, जिसे किसी ने जर्मन सैनिकों की वर्दी पहनाकर सेटअप किया था। तभी वेसिली को जली हुई सिगरेट मिलती है और उसे यकीन हो जाता है कि स्नाइपर अभी भी यहीं छिपा हुआ है।
उसी समय कई सारे जर्मन प्लेन्स शहर में बमबारी करना शुरू कर देते हैं और जब ल्यूडमिला देखती है कि वे इसी बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं तो वह डर जाती है। हालांकि वेस्ली उसे अपनी जगह से हिलने के लिए मना करता है क्योंकि स्नाइपर अभी भी उन पर घात लगाए बैठा था, पर ल्यूडमिला उसकी बात नहीं मानती और जैसे ही भागने की कोशिश करती है तो कॉनिंग उसे मार देता है। इस तरह वेस्ली के दोनों साथी स्नाइपर मारे जाते हैं। हालांकि वेस्ली को किसी तरह वहां से जिंदा रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं डैनिलोव जो तानिया को पसंद करने लगा था, वह कहता है कि हमें किसी जर्मन बोलने वाले की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें हेडक्वार्टर में रहकर ट्रांसलेटर की पोस्ट संभालनी चाहिए। लेकिन तानिया इस काम के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं यहीं रहकर जंग लड़ना चाहती हूँ। फिर वेस्ली डैनिलोव से मिलता है और बताता है कि ऐसा स्नाइपर मैंने आज तक नहीं देखा, वह हर पल मुझसे आगे था। डैनिलोव उसे बताता है कि यह स्नाइपर जर्मन सेना का मेजर है और उसे केवल तुम्हें मारने के लिए बर्लिन से भेजा गया है, इसीलिए अब से तुम्हारे साथ कोलिकोव रहेगा, जो युद्ध से पहले उस जर्मन स्नाइपर के साथ ही पढ़ता था। ये तुम्हें उसके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वहीं रूसी अफसर क्रूशेव वेस्ली से बेहद प्रभावित था, इसीलिए वेस्ली को सम्मानित करने के लिए हेडक्वार्टर बुलाता है और उसे एक स्नाइपर राइफल दी जाती है, जो उसके लिए काफी सम्मान की बात थी। तभी यहाँ उसकी मुलाकात तानिया से होती है, जिसका ट्रांसफर डैनिलोव ने हेडक्वार्टर में करवा लिया था। उधर जर्मन स्नाइपर कॉनिंग वेस्ली की हर एक खबर पर नजर रखे हुए था। तभी हम उसके पास सासा नाम के उस बच्चे को देखते हैं जो कॉनिंग के जूते साफ कर रहा था। कॉनिंग जब सासा से वेस्ली के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि मैं वेस्ली को अच्छे से जानता हूँ। फिर अगले दिन वेस्ली अपने 2 साथियों के साथ मिशन पर निकलता है। इस बार इनका मकसद किसी भी तरह उस जर्मन स्नाइपर को सामने लाना था, इसीलिए ये लोग जर्मन्स के कब्जे वाली एक बिल्डिंग में जाकर छिप जाते हैं और वेस्ली टेलीफोन केबल पर निशाना लगाकर उसे काट देता है, जिसके कारण जर्मन्स का संपर्क टूट जाता है और वे लोग केबल रिपेयर करने के लिए अपने एक आदमी को भेजते हैं। पर कोलिकोव उस जर्मन सैनिक को शूट कर देता है, लेकिन इनके तीसरे साथी वोलाडिया को जर्मन्स पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथी कहाँ छिपे हैं। जब वोलाडिया इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो कॉनिंग उसे जर्मन सैनिक की वर्दी पहनाकर टेलीफोन केबल रिपेयर करने भेज देता है। जब कोलिकोव उसे देखता है तो पहचान नहीं पाता कि ये उनका ही साथी है और गोली चलाकर उसे मार देता है। लेकिन अब गोली चलने के बाद कॉनिंग को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वह भी इन पर घात लगाकर बैठ जाता है। फिर कोलिकोव हेलमेट के जरिए कॉनिंग को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉनिंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वह जानता था कि ये एक ट्रैप है, इसीलिए वह छिपा रहता है और गोली नहीं चलाता। अब इन्हें यकीन हो जाता है कि कॉनिंग वहां नहीं है, इसीलिए ये दोनों दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए छलांग लगाते हैं और तभी गोली चलती है जो सीधे कोलिकोव के सर में आकर लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। हालांकि वेस्ली की जान तो बच जाती है, लेकिन वह हैरान था कि कोई इतना सटीक निशाना आखिर कैसे लगा सकता है। वहीं दूसरी ओर तानिया को दिखाया जाता है जो हेडक्वार्टर में ट्रांसलेटर की नौकरी कर रही थी, पर वह इस काम से खुश नहीं थी। तभी डैनिलोव उसके नजदीक आने की कोशिश करता है, पर तानिया के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, इसीलिए वह उसे अपना ट्रांसफर बैटलफील्ड में करवाने के लिए कहती है। उधर वेस्ली हताश और निराश बनकर वापस लौटता है और डैनिलोव को बताता है कि उस जर्मन स्नाइपर ने कोलिकोव को मार दिया है। उस आदमी के सामने मैं नहीं टिक पाऊंगा, इसीलिए तुमने जो उसे मारने का वादा किया है मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। तभी डैनिलोव बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उसे मारने का तरीका ढूंढ लिया है, अगली बार तुम उससे एक कदम आगे होगे। पर इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम जाकर तानिया से मिलो और बताओ कि मैं उसे कितना चाहता हूँ, इसीलिए वह अपना ट्रांसफर फील्ड में ना करवाए। हालांकि वेस्ली भी तानिया को पसंद करता था, पर उसने अपनी फीलिंग्स को उजागर नहीं किया। पर तानिया ये बात जानती थी, जिसके बाद वेस्ली जाकर तानिया से मिलता है और उसे कहता है कि डैनिलोव तुम्हें बेहद पसंद करता है और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए तुम्हें ऑफिस में ही रहकर काम करना चाहिए। ये सुनकर तानिया वेस्ली को सच बताती है और कहती है कि आज हेडक्वार्टर में एक लिस्ट आई थी। उस लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं जो 3 हफ्ते पहले एक साथ स्टेलिनग्राड से जर्मनी के लिए रवाना किए गए थे। मेरे पेरेंट्स भी उसी ट्रेन में थे जिन्हें जर्मन्स ने बाकी लोगों के साथ मार दिया। जर्मन्स ने बीच पुल पर ट्रेन को रोककर सभी को उतार दिया और 2 लोगों को एक साथ बांधकर उनमें से एक को गोली मार दी। जब दूसरा व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदा तो डूबने से उसकी मौत हो गई।
जर्मन्स ने ऐसा गोलियां बचाने के लिए किया, इसीलिए डैनिलोव से मैंने ट्रांसफर मांगा क्योंकि मैं भी जर्मन्स को मारकर अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। तानिया की दुख भरी कहानी सुनकर वेस्ली उसे कोलिकोव की स्नाइपर गन देता है और कहता है कि यह काम हम साथ मिलकर करेंगे। वहीं दूसरी ओर जर्मन स्नाइपर कॉनिंग सासा से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे चॉकलेट्स का लालच देता है, जिसके बाद सासा उसे बता देता है कि वेस्ली किस रास्ते से जाता है। फिर अगली सुबह जब वेस्ली मिशन पर निकलता है तो कॉनिंग पहले से ही उस फैक्ट्री के अंदर जाकर छिप जाता है और उस जगह घात लगाकर बैठ जाता है जहां से वे लोग गुजरने वाले हैं। फिर जब वेस्ली पाइप से होते हुए फैक्ट्री के अंदर पहुंचता है तो पहले से ही घात लगाए बैठा कॉनिंग उस पर गोली चला देता है, जो वेस्ली के साथी को लगती है और वह जख्मी हो जाता है। फिर वह दूसरी गोली वेस्ली पर चलाता है और उसकी स्नाइपर गन दूर जा गिरती है, पर वह सुरक्षित जगह छिप जाता है जहां से स्नाइपर उसे नहीं देख सकता था। वेस्ली देखता है कि उसके साथी का काफी खून बह रहा है, इसीलिए वह उसे वापस बंकर में भेज देता है। फिर वह एक चाकू में धागा बांधकर गन नजदीक खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कॉनिंग धागे पर भी निशाना लगाकर उसकी आखिरी कोशिश भी नाकाम कर देता है। तभी ऊपर से बॉम्बर प्लेन्स गुजरते हैं और धमाके से छत के कांच टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। कांच के एक टुकड़े में वेस्ली का रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहा था, इसीलिए अब वह कोई मूवमेंट नहीं कर सकता था। उधर जब तानिया को पता चलता है वेस्ली फंस चुका है तो वह उसे बचाने के लिए जाने लगती है, पर डैनिलोव उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वेस्ली तो केवल बंदूक चलाने के लिए ही पैदा हुआ है, पर मैं और तुम किसी और मकसद के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन तानिया उसकी कोई बात नहीं सुनती और वेस्ली को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वह उन पाइप्स से होते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे बताओ स्नाइपर कहाँ छिपा है। वेस्ली उसे बताता है कि वह उस भट्टी के अंदर है जिसकी एक खिड़की टूटी हुई है, जिसके बाद तानिया एक कांच के टुकड़े से कॉनिंग का ध्यान भटकाती है और वेस्ली जल्दी से अपनी गन उठाकर गोली चलाता है, जो कॉनिंग के हाथ पर लगती है, पर वह यहाँ से बचकर भाग जाता है। अब शाम को सब लोग बंकर के अंदर जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि पता नहीं कब किसकी मौत आ जाए, इसीलिए सब लोग मिले हुए हर एक पल को एंजॉय करते हैं। तानिया और वेस्ली भी इस जश्न में शामिल थे, जो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। जब सब लोग सो जाते हैं तो तानिया वेस्ली के पास आती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं डैनिलोव जो समझ चुका था कि तानिया वेस्ली को पसंद करती है तो वह वेस्ली से चिढ़ने लगता है, इसीलिए वह अगले दिन सभी निशानेबाजों को हमले के लिए फैक्ट्री में भेजने के ऑर्डर्स देता है, जिनमें वेस्ली का नाम भी शामिल था। फिर अगले दिन वेस्ली जाकर डैनिलोव से मिलता है और कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में लिखना बंद करना होगा, क्योंकि तुमने मुझे वैसा बना दिया है जैसा मैं हूँ ही नहीं। मैं एक साधारण सैनिक की तरह लड़ना चाहता हूँ। तभी डैनिलोव उसे सासा से मिलवाता है और बताता है कि इसने जर्मन्स को यकीन दिला दिया है कि वह उनकी तरफ है। सासा कहता है कि आज मैंने कॉनिंग के जूते पर पीली मिट्टी देखी और वह पीली मिट्टी का ढेर केमिकल फैक्ट्री के पास है, पर वेस्ली डैनिलोव पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें इस बच्चे का इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है, इसमें इसकी जान जा सकती है। पर डैनिलोव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे केवल जर्मन स्नाइपर के मरने से मतलब है। जिसके बाद वेस्ली गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर रात के अंधेरे में गटर से होते हुए सासा वेस्ली को उस जगह लेकर जाता है जहां से वह उस जर्मन स्नाइपर को मार सकता था। वेस्ली दबे पांव आगे बढ़ता है और लाशों के बीच जाकर छिप जाता है, जहां सैकड़ों मरे हुए सैनिकों की लाशें पड़ी थीं। फिर अगली सुबह कॉनिंग उसी बिल्डिंग में आकर छिपता है जहां पीली मिट्टी का ढेर था। फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से जंग छिड़ जाती है और सैकड़ों सिपाही शहीद हो जाते हैं, पर ये दोनों स्नाइपर अभी भी अपनी अपनी पोजीशन लिए हुए थे। लेकिन इसी दौरान वेस्ली को नींद आ जाती है और वह सो जाता है। तभी कॉनिंग धूप से चमक रहे बंदूक के स्कोप को देख लेता है और जान जाता है कि ये वेस्ली है जो लाशों के ढेर में छिपा हुआ है। वह जैसे ही निशाना साधता है कि तभी एक रूसी सैनिक बीच में आ जाता है जो मरी हुई लाशों से चीजें लूट रहा था। वह वेस्ली की जेब से भी उसकी डायरी निकाल लेता है, लेकिन तभी जर्मन सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और उसके पैर में गोली मारकर डायरी छीन लेते हैं। अब कॉनिंग को भी लगता है कि वेस्ली शायद मर चुका है, इसीलिए वह गोली नहीं चलाता। जब उसके मरने की खबर जर्मन हेडक्वार्टर को मिलती है तो वे मेजर कॉनिंग को वापस बर्लिन भेजने का निर्णय लेते हैं, पर कॉनिंग को लगता है कि वेस्ली अभी भी मरा नहीं है, लेकिन वह अभी तक बंकर में नहीं लौटा था, इसीलिए सभी लोग उसके लिए परेशान हो रहे थे। उसके मरने की खबर सुनकर तानिया भी दुखी थी,
तभी डेनिलोव फिर से उसके पास आता है और तान्या को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वह वेस्ली से प्यार करती है और उसे यकीन है कि वह जरूर वापस आएगा। वहीं सासा, जो वेस्ली के मरने की खबर सुनकर रो रहा था, फिर से कॉनिंग के पास जाता है। कॉनिंग उसे बताता है कि ये खबर बिल्कुल झूठी है, वो मरा नहीं है क्योंकि मैंने उसे अभी तक नहीं मारा है। लेकिन कॉनिंग समझ गया था कि सासा डबल एजेंट है, इसीलिए वह उसे अपनी बातों में उलझाकर सच उगलवाने की कोशिश करता है और बताता है कि मुझे एक बेहतरीन जगह मिली है और मैं वहीं छिपकर वेस्ली का इंतजार करूंगा, पर तुम ये बात किसी को मत बताना। साथ ही वह सासा से एक और कसम लेता है कि आज के बाद वह घर पर ही रहेगा। वहीं वेस्ली वापस बंकर में लौट आता है और उसे जिंदा देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी सासा उसे बताता है कि कल मेजर स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करेगा, जिसके बाद वेस्ली तुरंत जाकर स्टेशन पर छिप जाता है। तभी उससे मिलने तानिया आती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन डेनिलोव छिपकर उन्हें देख रहा था और उसका दिल टूट जाता है। फिर वह गुस्से में अपने ऊपर बैठे ऑफिसर्स को खत लिखता है और बताता है कि वेस्ली एक धोखेबाज और देशद्रोही है, हमें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। पर अगली सुबह मेजर सासा को रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसे मार कर लटका देता है। जब तानिया दूरबीन से देखती है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता और वह गुस्से में अपनी राइफल उठाती है, लेकिन वेस्ली उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि यही तो कॉनिंग का बिछाया हुआ जाल था। पर वह तानिया से वादा करता है कि उस जर्मन स्नाइपर को जरूर मारेगा। उधर जर्मन्स लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और किसी भी पल स्टेलिंग्राड पर उनका कब्जा हो सकता है। इसीलिए डेनिलोव और तानिया सासा की मां से मिलते हैं और उनसे झूठ कहते हैं कि सासा ने हमसे गद्दारी की है और अब वह जर्मन्स के साथ जा मिला है, इसीलिए वो वापस नहीं आएगा और तुम्हें भी अब ये शहर छोड़ देना चाहिए। डेनिलोव सच बताकर फिलोपोव का दिल दुखाना नहीं चाहता था और वह भी इस बात से ये सब्र कर लेती है कि कम से कम वह जिंदा तो है। फिर ये तीनों फिलोपोव को जब बोट में बिठाने जा रहे थे तभी अचानक हमला होता है और इस हमले में तानिया बुरी तरह जख्मी हो जाती है। जब उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है तो वह कहता है कि अब ये नहीं बच पाएगी, लेकिन फिलोपोव तानिया को नदी के उस पार ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं ताकि हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा सकें, जिसके बाद उसे बोट में डालकर यहाँ से भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेस्ली अभी तक उस जर्मन स्नाइपर को नहीं मार पाया था। तभी उसके पास डेनिलोव आता है जो बताता है कि तानिया अब नहीं रही, धमाके में उसकी मौत हो चुकी है। वह फिलोपोव को जहाज में बैठाने के बाद तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये सुनकर वेस्ली को गहरा दुख पहुंचता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। डेनिलोव भी अब जीने की उम्मीद खो चुका था, इसीलिए वह वेस्ली से कहता है कि मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर वह जैसे ही बाहर झांकता है तो घात लगाए बैठा कॉनिंग तुरंत उसे शूट कर देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब कॉनिंग को लगता है कि वेस्ली मर चुका है, इसीलिए वह चेक करने के लिए बाहर निकलता है, पर वह ये नहीं जानता था कि आगे मौत उसका इंतजार कर रही है। तभी वेस्ली उसे अपने निशाने पर लेकर गोली चलाता है और जर्मनी का ये मशहूर स्नाइपर वेस्ली के हाथों मारा जाता है। फिर वह उसकी गन लेकर डेनिलोव के पास रख देता है क्योंकि इस सम्मान का वह भी हकदार था। फिर 2 महीने बाद यानी कि 3 फरवरी सन 1943 को रूसी सेना स्टेलिंग्राड पर जीत हासिल कर लेती है और सभी जर्मन्स को वहां से खदेड़ दिया जाता है। वहीं वेस्ली को एक खत मिलता है जो हॉस्पिटल से भेजा गया था। जब वह हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि तानिया जिंदा है, जिसके बाद वह जाकर उसके पास बैठ जाता है और ये उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एनिमी एट द गेट्स मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।